दिल्ली एक पूरी राजधानी अचानक खाली करवा दी गई। लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सैकड़ों किलोमीटर का सफर। लेकिन ये कोई दुश्मन का हमला नहीं था, ये आदेश था खुद सुल्तान का। इतिहास उसे पागल कहता है, लेकिन क्या सच में मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, या उसके फैसले के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा और आज हम जिस शख्स की कहानी समझने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि इतिहास का सबसे उलझा हुआ दिमाग था। मोहम्मद बिन तुगलक। 14वीं सदी की दिल्ली सल्तनत, जहां तलवार और सत्ता ही सब कुछ तय करती थी, वहां ये आदमी किताबों, विचारों और प्रयोगों की बात करता था। 1325 में गद्दी संभालने से पहले ही वो एक राजकुमार के रूप में प्रशासन, युद्ध और विद्या तीनों में खुद को साबित कर चुका था। और जब वो सत्ता में आया तो लोगों को लगा कि अब सल्तनत एक नए दौर में जाएगी, क्योंकि ये कोई साधारण शासक नहीं था। उसे अरबी और फारसी भाषाओं पर पकड़ थी। वो गणित और तर्क शास्त्र समझता था, ग्रीक दर्शन से प्रभावित था और कई बार तो अपने दरबार में विद्वानों के साथ बहस करता था, जैसे कोई शासक नहीं बल्कि एक विचारक बैठा हो। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरी बनती चली गई, क्योंकि उसकी सोच जमीन की सच्चाई से तेज दौड़ रही थी। वो ऐसे फैसला लेता जो कागज पर बिल्कुल सही लगते थे, लेकिन जब उन्हें लागू किया जाता तो पूरी व्यवस्था हिल जाती। उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसे लगता था कि जो वो सोच रहा है वही सही है, और शायद इसी वजह से वो अपने फैसले के नतीजे को कम आंकता गया। इतिहास बताता है कि वो क्रूर नहीं था जैसे कोई और शासक थे, लेकिन वो कठोर जरूर था, और जब उसके फैसले फेल होते तो उसकी प्रतिक्रिया और भी सख्त हो जाती, जिससे आम जनता पर असर और बढ़ जाता। लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। एक तरफ वो इतना पढ़ा लिखा और दूरदर्शी था, दूसरी तरफ उसके फैसले इतने अजीब और खतरनाक साबित हो रहे थे कि लोग डरने लगे थे। यही वो मोड़ था जहां एक बुद्धिमान सुल्तान की छवि धीरे धीरे एक पागल शासक में बदलने लगी। लेकिन क्या सच में वो पागल था, या फिर वो अपने समय से इतना आगे सोच रहा था कि उसकी दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि एक तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक का दिमाग, जो पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य में बदलना चाहता था, और दूसरी तरफ थी हकीकत, एक ऐसा विशाल इलाका जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण से दूर दराज इलाके तक फैला हुआ था, जहां हर क्षेत्र की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने नेता और अपनी समस्या थी। इतने बड़े साम्राज्य को एक ही केंद्र से कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था, और धीरे धीरे यह कमजोरी बगावत में बदलने लगी। कहीं सूबेदार अपने अपने इलाके में ताकतवर हो रहे थे, कहीं कर वसूली में गड़बड़ी हो रही थी, तो कहीं दूर बैठे इलाके तक सुल्तान के आदेश पहुंच ही नहीं पाते थे, और अगर पहुंचते भी थे तो उनका पालन नहीं होता था। ये सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं थी, ये सत्ता के टूटने का संकेत था, और तुगलक ये साफ साफ देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अगर उसने अभी कुछ बड़ा नहीं किया तो उसका साम्राज्य बिखर सकता है। लेकिन उसकी समस्या ये थी कि वो हर चीज को बड़े समाधान से ठीक करना चाहता था, छोटे छोटे सुधार से नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला जो पूरे सिस्टम को बदल दे। और यही सोच उसे उस रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक शासक की तरह नहीं सोच रहा था, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह सोच रहा था जो इतिहास में अपनी पहचान छोड़ना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। एक दिन सुल्तान ने ऐसा आदेश दिया जिसने पूरी दिल्ली की किस्मत बदल दी। राजधानी अब दिल्ली नहीं रहेगी, उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर दौलताबाद ले जाया जाएगा। ये सिर्फ दरबार या सेना को शिफ्ट करने का फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर, उसकी आबादी, उसके कारीगर, उसके व्यापारी, उसके बुजुर्ग, उसके बच्चे, हर किसी को अपना घर छोड़कर चलना होगा। वजह, सुल्तान का मानना था कि दौलताबाद साम्राज्य के बीचों बीच है, वहाँ से पूरे भारत पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता है। दक्षिण के इलाके पर पकड़ मजबूत होगी और दिल्ली जैसे उत्तर के हमलों का खतरा भी कम हो जाएगा। कागज पर यह फैसला समझदारी भरा लग सकता था, लेकिन जमीन पर यह एक खतरनाक प्रयोग बनने जा रहा था। आदेश सख्त था, कोई पीछे नहीं रुकेगा, और जो रुकेगा उसके लिए सजा तय थी। देखते ही देखते दिल्ली की गलियां खाली होने लगी, घरों के दरवाजे बंद हो गए, लोग अपने ही शहर से बेघर होकर एक अनजान सफर पर निकल पड़े, बिना ये जाने कि ये सफर उन्हें नई जिंदगी देगा या मौत की ओर ले जाएगा। और फिर शुरू हुआ वो सफर जो धीरे धीरे एक त्रासदी में बदल गया। सैकड़ों किलोमीटर लंबा रास्ता, तपती धूप, पानी की कमी, बीमारी
जिम्मेदारियां, थकान और इन सब के बीच वो लोग जो इस फैसले को समझ ही नहीं पा रहे थे लेकिन मानने के लिए मजबूर थे। बूढ़े रास्ते में गिरने लगे, बच्चे भूख और प्यास से तड़पने लगे, कई परिवार चलते चलते बिखर गए, कोई पीछे छूट गया, कोई आगे निकल गया और कई ऐसे थे जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। इतिहास के कुछ स्रोत बताते हैं कि रास्तों पर लाशें बिछने लगी थी और जो बच गए वो दौलताबाद पहुंचकर भी एक नई मुश्किल में फंस गए। अनजान जगह, अलग माहौल और अचानक बदली हुई जिंदगी। दिल्ली जो कभी एक जिंदा शहर था लगभग खाली हो चुका था। बाजार सूने थे, मस्जिदें वीरान थी और गलियों में सन्नाटा पसरा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुल्तान को इस सब का अंदाजा नहीं था या फिर उसे लगा कि ये बलिदान एक बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है। क्योंकि कुछ समय बाद जब हालात और बिगड़ने लगे तो उसी सुल्तान को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और लोगों को फिर से दिल्ली लौटने का आदेश दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये हजारों जिंदगियों की कीमत पर किया गया एक ऐसा प्रयोग था जिसे एक पूरे शहर और उसके लोगों को तोड़ कर रख दिया। लेकिन यहीं पर कहानी एक बार फिर पलटती है, क्योंकि अगर हम इस पूरे फैसले को सिर्फ एक पागलपन मान ले तो शायद हम आधा सच ही देख रहे होंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दौलताबाद को राजधानी बनाने का विचार पूरी तरह बेवजह नहीं था। वो जगह लगभग पूरे उपमहाद्वीप के बीचों बीच पड़ती थी, जहाँ से उत्तर और दक्षिण दोनों पर नजर रखना आसान हो सकता था और दिल्ली पर बार बार होने वाले हमले से बचने का एक रास्ता भी मिल सकता था। उस समय दक्षिण के इलाके में बार बार विद्रोह हो रहे थे और सुल्तान चाहता था कि उसका नियंत्रण वहां तक मजबूत तरीके से पहुंचे। यानी उसकी सोच में एक रणनीति थी, एक दूरदृष्टि थी जो अपने समय के हिसाब से काफी अलग थी। लेकिन समस्या ये थी कि जिस सोच में योजना थी उस सोच में इंसान नहीं थे। फैसले में लॉजिक था लेकिन जमीनी हकीकत और लोगों की सीमाओं का अंदाजा नहीं था। शायद अगर ये बदलाव धीरे धीरे किया जाता या सिर्फ प्रशासन और सेना तक सीमित रहता तो इतिहास इसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में याद करता। लेकिन जब पूरा शहर ही इस प्रयोग का हिस्सा बना दिया गया तो वही एक योजना एक त्रासदी में बदल गई। और यहीं से ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक वाकई पागल था या वो एक ऐसा शासक था जिसकी सोच सही थी लेकिन तरीका इतना गलत था कि उसने अपनी ही छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक को पूरी तरह पागल कह दें तो हम उसकी उस बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर देंगे जिसने उसे अपने समय का सबसे अलग शासक बनाया था। और अगर उसे जीनियस कह दें तो उन हजार लोगों के दर्द को अनदेखा कर देंगे जो उसके फैसले की कीमत चुका रहे थे। हकीकत यह है कि उसका इरादा हमेशा गलत नहीं था। वो अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहता था, उसे एक ऐसी व्यवस्था में ढालना चाहता था जो समय से आगे हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने विचारों को लोगों की हकीकत से ऊपर रख दिया। उसने योजनाएं बनाई लेकिन उन योजनाओं को लागू करने में इंसानी सीमाओं, दूरी, संस्थानों और हालात को कम आंका। और यही वो जगह थी जहां एक अच्छा विचार एक खतरनाक नतीजे में बदल गया। इतिहास में कई शासक क्रूर थे लेकिन तुगलक का मामला अलग था। वो उतना निर्दयी नहीं था जितना कि असंतुलित था। उसकी सोच तेज थी लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कमजोर था और शायद इसी वजह से इतिहास ने उसे एक ऐसे शासक के रूप में याद रखा जिसने वही सोच के साथ गलत रास्ता चुना। एक ऐसा इंसान जो अपने समय से आगे तो था लेकिन अपने ही समय की सच्चाई को समझ नहीं पाया। और शायद यही वजह है कि मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुल्तान की कहानी नहीं है, ये उस पतली रेखा की कहानी है जहाँ बुद्धिमान और पागलपन एक दूसरे से मिलते हैं। इतिहास ने उसे क्या नाम दिया ये उतना मायने नहीं रखता। असली सवाल ये है कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या अलग फैसला लेते, या हम भी उसी रास्ते पर चलते जहाँ इरादे सही होते हैं लेकिन अंजाम गलत निकलता है। तो आप क्या सोचते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक सच में पागल था या एक ऐसा जीनियस जिसे उसकी ही दुनिया समझ नहीं पाई? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और जब आप समझते हैं तभी आप सच के करीब पहुंचते हैं। नमस्कार।